एपिसोड 11। मैं जानती हूं कि तुम मेरे दोबारा शादी करने से नाराज हो, मगर तुम्हें भरत भाई के चरित्र पर कीचड़ उछालने की जरूरत नहीं है। ऐसे हास्यास्पद आरोप भी कर लिए हैं। मैं और भरत भाई बचपन के साथी हैं। अगर तुम्हारे पिता ना आते तो मैं बहुत पहले उनकी हो चुकी होती। उन्हें समझने में मैं तुमसे 1000 गुना बेहतर हूं। तुम्हें लगता है कि ऐसे बचकाने झूठ से मुझे उसके खिलाफ कर लोगे? रेयांश हैरान रह गया। सामने इस औरत के चेहरे पर निराशा और तिरस्कार देखकर उसकी मुट्ठियां धीरे धीरे कसती गईं। एक खून का गुस्सा सिर पर चढ़ गया। दिल में एक जंगली जानवर पागलों की तरह दहाड़ रहा था। क्या? तुम्हारे अपने बेटे की बात का इतना भी असर नहीं है? रेयांश ने उसे घूरते हुए एक एक शब्द जोर देकर कहा। मीरा देवी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, इन वर्षों में तुमने जो किया है, पढ़ाई ना करना, गुंडागर्दी करना, हर बात मुझे पता है। 10 साल पहले ही मैं तुमसे पूरी तरह निराश हो चुकी थी। तुम शेन कुल के लोग सभी भरोसे के लायक नहीं हो, मैं तुम पर क्यों भरोसा करूं? रेयांश को लगा जैसे उसकी छाती फट जाएगी। उसकी आंखों में खून भर आया। मीरा देवी को घूरते हुए अचानक वह पागलों की तरह हंसने लगा। मीरा देवी, तुम तो बड़ी आसानी से कह रही हो। तुमने एक माँ होकर भी कभी माँ की जिम्मेदारी उठाई है? मैं अनाथ बड़ा हुआ, कोई पालन पोषण नहीं हुआ, तभी आज कुत्ते जैसा हाल है। फिर भी तुम मुझे दोष दे रही हो। तुम कहती हो कि मैं जन्म से गुंडा हूं, लाइलाज बिगड़ैल हूं। मगर आज मैं तुम्हें बताता हूं कि मैंने इस जिंदगी में कुछ लोगों को नुकसान पहुंचाया है, मगर किसी अच्छे इंसान को कभी नहीं सताया। लेकिन तुम्हारा भरत राजवंशी अलग है। गहरी सांस लेकर रेयांश ने शांति से कहा, तुम मुझसे निराश हो। आज मैं भी तुमसे पूरी तरह निराश हुआ। मगर तुम शादी करना चाहती हो तो मैं रेयांश सेन जिंदा हूं। जब तक ये इतना आसान नहीं होगा। साफ साफ सुन लिया है ना, रेयांश सेन? मीरा देवी ने भावशून्य चेहरे से एक थैली रेयांश के पैरों के पास फेंकी। मेरे दिल में तुमने कभी नायक उपनाम नहीं रखा है। ये 50 आध्यात्मिक जेड हैं, ले जाओ। कुलई नगर अब तुम्हारे रहने लायक नहीं रहा। ज्यादा बात करने का फायदा नहीं था। रेयांश को हमेशा छोटे फायदे उठाना पसंद था, मगर इस बार उसने उन आध्यात्मिक जेड की तरफ देखा भी नहीं और पलटकर चला गया। नायक कुल से निकलकर नदी किनारे पहुंचा तो वह चिल्लाते हुए एक एक करके बड़े पत्थरों को तोड़ता गया, जब तक कि थककर जमीन पर नहीं गिरा। उसने नायक कुल की दिशा देखी। ये विशाल कुल इस समय उसके सामने पहाड़ की तरह खड़ा था, जैसे उसके दिल पर बोझ बनकर दबा रहा हो। रेयांश धीरे धीरे मुट्ठी कसता गया। उसके शरीर से हत्या का इरादा फूटने लगा। पिताजी, मुझे नहीं पता कि ये औरत मेरी इस मेहनत के लायक है या नहीं। मैं बस ये जानता हूं कि भरत राजवंशी अच्छा आदमी नहीं है। चाहे वो मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करे, मैं उसे रोकूंगा। इसके अलावा मैं उसे मुझे नीची नजर से देखने नहीं दूंगा, आपको भी नहीं, नाखून से खून निकलने तक। पिताजी, कोई भी मेरे मजबूत होने के रास्ते में बाधा नहीं बन सकता। आपने जो कहा था वो आज मैं पूरी तरह समझ गया। अगर तुम्हें लोगों से ऊंचा उठना है, और अगर तुम चाहते हर कोई तुम्हारा सम्मान करे, तुम्हें पहचाने, तुम्हारी चापलूसी करे, तो तुम्हें अनंत तक मजबूत होना पड़ेगा, जब तक इस दुनिया के शिखर तक ना पहुंच जाओ। उन लोगों को शुक्रिया जिन्होंने कभी मुझे हल्के में लिया, वरना मैं आज भी ये सोचता रहता कि साधना सबसे बोरिंग है, जिंदगी में कोई लक्ष्य नहीं। अब तुम लोग देखना कि मैं तुम्हें तूफान जैसे सरप्राइज दूंगा। आधे महीने बाद का कुल सम्मेलन और 1 महीने बाद की विवाह भंग की रस्म, मेरे रेयांश सेन के होने से तुम सबको बहुत बड़ा बहुत बड़ा बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा। गुस्सा निकालने के बाद जल्दी ही रात हो गई। विशाल रात के अंधेरे को देखते हुए रेयांश कुलई नगर के पूर्व में अपने घर की छत पर बैठा था। मीरा देवी ने कहा है कि मुझे कुलई नगर छोड़ना होगा, मगर पिताजी ने कहा है कि ड्रैगन सील हासिल करना है, तो मैं कैसे जा सकता हूँ? लेकिन मेरी अभी की शक्ति से अगर वो मुझ पर हमला करे तो मैं कैसे विरोध करूंगा? कहीं मुझे कुलई नगर छोड़कर कुछ समय छुपना पड़ेगा, कुल सम्मेलन के समय वापस आना पड़ेगा। रेयांश ने कुछ देर सोचा, तब जाकर उसकी कसी हुई भौहें खुली। उसने मन में कहा, कुलई नगर में रहने से बेहतर है कि बाहर जाकर राक्षस पशुओं का शिकार करूं। इससे शायद प्रगति तेज हो और कुछ अनमोल खजाने भी मिल सकते हैं। ये सोचकर उसने बाहर जाने का फैसला कर लिया। मगर अभी पेट में भूख थी, इसलिए छत से कूदकर सूर्योदय सराय की तरफ चल पड़ा। आधी रात के करीब भी सूर्योदय सराय में काफी शोरगुल था। रेयांश चुपके से पास पहुंचा तो अचानक किसी को कहते सुना, बड़ी खबर है, तुम लोगों को अभी पता नहीं होगी, नायक कुल में बड़ी घटना हुई है। क्या घटना? जल्दी बताओ। तुम लोगों को नहीं पता। सुना है कि आज सुबह नायक कुल के जतिन और मीरा देवी के बेटे रेयांश में लड़ाई हुई। जतिन को सबके सामने कपड़े उतारकर शर्मिंदा किया गया। घर जाकर उसने आत्महत्या कर ली। ये बात सच है? झूठ कैसे हो सकती है? अभी अभी की खबर है। अब नायक कुल वाले पूरे नगर में रेयांश को ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर रेयांश तुरंत वहां से चला गया। मैंने सोचा था कि ज्यादा से ज्यादा उसे जिंदगी भर सबके सामने शर्म से मुंह नहीं दिखाना पड़ेगा। पता नहीं था कि यह आदमी इससे भी कमजोर है, सीधे आत्महत्या कर ली। वाकई कमजोर है। हालांकि वह रोज मुझे इंसान नहीं समझता था। आज का यह अंतर इतना बड़ा था कि उसके दिल पर सहन नहीं हुआ। यह समझ में आता है। जतिन मर गया है। अब मैं कुलई नगर में और नहीं रह सकता। अब यही कुलई नगर छोड़ना होगा।
वह पहले कुलई नगर में गुंडागर्दी करता था, इसलिए कुलई नगर को बहुत अच्छी तरह जानता था। एक गुप्त सुरंग के रास्ते से नायक कुल के लोगों के आने से पहले ही नगर से निकल गया। काफी दूर चलने के बाद उसने पीछे मुड़कर दूर के कुलई नगर को देखा। जतिन मर गया है। अब वापस जाकर कुल सम्मेलन में भाग लेना बहुत खतरनाक होगा। मगर सुना है कि नायक कुल के पूर्वज प्रतिभा से प्रेम करते हैं। अगर मैं असाधारण प्रतिभा दिखाऊं तो शायद मौका मिले। आज की मीटियोर फिस्ट ने उन्हें हैरान कर दिया होगा। मगर कुलई नगर से निकलने के बाद वह कहाँ जाए? कुलई नगर के पूर्व में महारण्य पर्वत है, जहां जंगल घने हैं। जहरीले कीड़े और राक्षस पशुओं का स्वर्ग है। अनमोल खजाने भी कम नहीं। रेयांश महारण्य पर्वत जाने की सोच ही रहा था कि पीछे से कोई आ रहा था। वह घबरा कर छुप गया। आने वाले को देखकर उसने चैन की सांस ली और मुस्कुराने लगा। आने वाला कोई और नहीं, सुबह लावण्या नायक के पीछे खड़े दो मध्यम आयु के लड़कों में से छोटा वाला लड़का था। इसका नाम विकास राजवंशी था, भरत राजवंशी का छोटा बेटा। पन्ना महल में विकास राजवंशी द्वारा अपमानित होने के दृश्य रेयांश के दिमाग में आ गए। ये विकास राजवंशी किसका पीछा कर रहा है? रेयांश को पहले लगा कि विकास राजवंशी उसका पीछा कर रहा है। ध्यान से देखा तो पता चला कि वह एक तैरती हुई ठंडी रोशनी का पीछा कर रहा था। वह ठंडी रोशनी हवा में तैर रही थी। स्पष्ट रूप से कोई खजाना था। वो चमकती हुई ठंडी रोशनी, पता नहीं कोई दिव्य हथियार हो या कोई खजाना। विकास राजवंशी के चेहरे के भाव साफ बता रहे थे कि उसने कोई कीमती चीज देखी है। विकास राजवंशी उस ठंडी रोशनी के पीछे पीछे तेजी से दौड़ रहा था। रेयांश अभी अभी कुलई नगर से बाहर निकला था और उसका पीछा करने लगा। उसका स्टार बैटल बॉडी छोटी सिद्धि के स्तर पर था। इस तारों भरी रात में उसकी शक्ति और भी बढ़ गई थी। बिना आध्यात्मिक शक्ति खर्च किए भी वो आसानी से विकास राजवंशी के कदमों का साथ दे सकता था। आसमान में वो ठंडी रोशनी धीरे धीरे मंद पड़ती जा रही थी और हल्का सा हिल भी रही थी। रेयांश स्पष्ट रूप से देख सकता था कि वो एक तलवार थी। इस तरह खुद से उड़ने वाली तलवार के बारे में उसने कभी नहीं सुना था, इसीलिए वो पक्का था कि ये कोई खजाना होगा। हालांकि वो हिल रही थी, फिर भी आधे घंटे तक उड़ती रही। अब वह यहाँ कुलई नगर से काफी दूर था, इसलिए रेयांश को चिंता नहीं थी कि यशवंत नायक उसका पीछा कर पाएगा। ये लड़का भी बहादुर है, कुलई नगर से इतनी दूर आने की हिम्मत की है। पीछा करते समय रेयांश ने काले कपड़े से अपना चेहरा ढक लिया था। आमतौर पर कोई भी व्यक्ति ये नहीं सोच पाएगा कि वो रेयांश है। इससे उसका मकसद पूरा हो गया था। पूरी ताकत लगाने पर भी सिर्फ इतनी ही रफ्तार है, अभी भी हाँफ रहा है। ये विकास राजवंशी ज्यादा से ज्यादा ड्रैगन नस्क क्षेत्र तीसरे स्तर का है, मेरे बराबर का। लेकिन मेरे पास मिट्टी और फिस्ट और स्टार बैटल बॉडी है। एक जंगल में घुसते ही वो तलवार की रोशनी लड़खड़ाते हुए तेजी से नीचे आई और जमीन में धंस गई। तब जाकर विकास राजवंशी जंगल में पहुंचा। तलवार की रोशनी को अपनी आंखों के सामने देखकर उसने आखिरकार चैन की सांस ली और कुत्ते की तरह बैठकर हाँफने लगा। हालांकि सामने की तलवार को देखते हुए उसकी आंखों में तीव्र चमक दिख रही थी। ये तलवार खुद से उड़ सकती है। निश्चित रूप से ये एक महान खजाना है। अगर मैं इसे हासिल कर लूं तो भले ही इसे कुल को सौंपना पड़े, मुझे अनगिनत फायदे मिलेंगे। अच्छे भविष्य के बारे में सोचकर विकास राजवंशी खुशी से हंसने लगा। लेकिन अचानक उसने देखा कि सामने एक नकाबपोश व्यक्ति खड़ा था। तुरंत वो घबरा गया और डरावनी आवाज में चिल्लाया, तुम कौन हो? तुम क्या चाहते हो? साधारण ड्रैगन नस्क क्षेत्र तीसरे स्तर के योद्धा से रेयांश की रफ्तार कई गुना तेज थी। विकास राजवंशी की नजरों में रेयांश की आकृति एक पल में गायब हो गई। अगली सांस में एक जोरदार मार ने उसे जमीन पर गिरा दिया। उस भारी बल से उसके कुछ दांत टूट गए। नकाबपोश को अपने सामने ठंडी नजरों से खड़े देखकर विकास राजवंशी तुरंत रोने लगा। एल्डर, मैंने भी अचानक इस तलवार को देखा था। अगर आप चाहते हैं तो ले लीजिए। मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए। मैं आपका गुलाम बनकर भी काम कर सकता हूं। रेयांश मुस्कुराकर बोला, तुम सच कह रहे हो? लेकिन अगर मैं ये तलवार ले लूं तो डर है कि बात फैल जाएगी, इसलिए तुम्हें मारकर राज दफन करना ही बेहतर होगा। विकास राजवंशी तुरंत चीखा, मुझे मत मारिए मास्टर। मास्टर, मैंने आपका चेहरा नहीं देखा, आपको जानता भी नहीं, फिर कैसे बात फैलेगी? ये भी सही है। रेयांश मुस्कुराया और विकास राजवंशी को गर्दन से पकड़कर उठाया। उसे देखते हुए बोला, तुम कोमल और सुंदर हो। लगता है तुम्हारे पिता भी खूबसूरत होंगे। लेकिन मैं इस जन्म में यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई मुझसे ज्यादा सुंदर हो, इसलिए। रेयांश की बात सुनकर विकास राजवंशी तुरंत घबरा गया और छटपटाते हुए बोला, मास्टर, मेरा चेहरा मत बिगाड़िए। आप जो चाहें मेरे पिता दे सकते हैं। मेरे दादा कुलई नगर के राजवंशी कुल के मुखिया हैं। अगर आप उन्हें जानते हैं तो मुझे छोड़ दीजिए। बकवास, मैं तुम्हारा चेहरा क्यों बिगाड़ूंगा? रेयांश की आवाज और ठंडी होती गई। उसने चुपके से खंजर निकाला और एक आवाज के साथ उसकी जांघों के बीच घुसा दिया, फिर मोड़ा। विकास राजवंशी तुरंत दर्द से चीखा और निराशा भरी नजरों से रेयांश को देखकर बेहोश हो गया। रेयांश ने उसे जमीन पर फेंक दिया। मैंने तुम्हारा चेहरा नहीं बिगाड़ा, बस तुम्हें मर्द नहीं रहने दिया। विकास राजवंशी, अगर उस समय मैं चालाक नहीं होता तो आज शायद मैं मर्द नहीं रहता।
बदले का बदला, ये सिर्फ कर्म का चक्र है। वो उस तलवार की तरफ मुड़ा। ये पूरी तरह काली तलवार थी। आगे क्या होगा, स्टोरी में जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को और चैनल को भी ज्वाइन कर ले। आगे के एपिसोड इसी चैनल पे आएंगे, तो सब लोग इसे ज्वाइन कर लो।